अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच है, 2 दिन से गैप था और हमारे साथ नसीम भाई मौजूद हैं, आतिफ भाई मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं साबिका टेस्ट क्रिकेटर, लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम, मेहरबानी, थैंक यू। सरफराज भाई बहुत अच्छा खेल रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम। क्या लग रहा है एशिया कप का टाइटल जीत जाएंगे हम लोग? जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है और खास तौर पर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं लगता कि पाकिस्तान क्यों ना जीते मैच। मुझे तो लगता है कि अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट वी शुड विन दिस एशिया कप। अगर इस टीम के साथ भी ना जीते तो फिर क्या होगा फ्यूचर का। जी वैसे जो नेक्स्ट मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने इतवार के दिन, सैफी भाई उस मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 90% तो बारिश के इम्कानात है, तो ये इतना बड़ा मुकाबला और ये जो जे शाह साहब ने या उनके लोगों ने जो ये मज़ा किरकिरा किया है एज ए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आप कितना अफसुर्दा हैं? देखें, अफसोस की बात है कि डिस्कस भी हुआ था कि हेम्बलटोटा में या किसी और जगह पे जब मैच ले जाएं जहां बारिश का कम चांस है, क्योंकि दोनों मुल्कों के अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो इंडिया पाकिस्तान और दूसरे क्रिकेट शौकीन है वो भी इस मैच को देखना चाहते हैं और ये बड़ी देर से इंतजार हो रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान कब आपस में मैच खेलेंगे। तो ये सारा बिल्कुल ठीक कहा कि जो मजा अच्छा आना चाहिए था, जे शाह की वजह से, उसकी हर दर्मी और जिद की वजह से ये हुआ है। और फिर ये भी हुआ था पहले कि हो सकता है शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन जो जे शाह बजिद रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, जो ऑलरेडी बना हुआ था वहीं पे होगा। और ये पार्ली में ये भी कहूँगा कि जो हमारा प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड था, नजम सेठी एंड को, उसमें तमाम नॉन क्रिकेटर थे जो ये चीजें मान के आए हैं। हालांकि उस वक्त ये करना चाहिए था कि पता था सबको कि ये सितंबर मॉनसून का सीजन होता है श्रीलंका में, तो उसका ऑल्टरनेट बीच में डिस्कस करके कोई इस तरह का साइन करके आते। जी लेकिन नजम सेठी साहब ने तो उन्हें यूएई भी कहा था, इवन ये भी कह दिया कि अगर मौसम बहुत ख़राब है तो आप लंदन आ जाएं, वहाँ पे मैचेस खेल लें। तो हमारी तरफ से तो अच्छे सजेशन गए थे सरफराज भाई, लेकिन अब आप देखें ना, वो कल स्टेटमेंट दे रहे हैं जे शाह साहब के पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशंस और सिक्योरिटी कंडीशंस की वजह से जो है वो हमने एशिया कप पाकिस्तान में पूरा मुकम्मल नहीं किया। और आज जो कल रवाना हुआ है यहाँ से भारत का वफ्द, और वहाँ जाके रॉजर बिनी जो बीसीसीआई के सदर हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बादशाहों की तरह ख्याल रखा गया, हमारा जो उन्होंने जो है ना वो हमें बादशाहों की तरह रखा पाकिस्तान में। तो इतना बड़ा तजाद, एक जानिब जो है वो बादशाहों की तरफ रखा जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो हर तरह से कोई जो भी कोशिश हो सकती है वो हमारे खिलाफ वो की जा रही है। नहीं, ये देखें, जे शाह को शर्म आनी चाहिए कि 15 तारीख को जो अक्टूबर में मैच होना था वहाँ उन्होंने सिक्योरिटी की रीजन से 14 को कर दिया। तो प्रॉब्लम तो इंडिया में है, पाकिस्तान में कौन सी प्रॉब्लम है? तमाम बड़ी टीमें खेल के गई हैं और बड़े खुश गए हैं। और ये जो 4 आदमी का डेलीगेशन आया हुआ था, इंडियन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शुक्ला साहब तो बिल्कुल ज्यादा समझते हैं सिक्योरिटी मामला को, और वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन माचिस होने चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि इंडियन जे शाह के लिए मुंह पे तमाचा है और उसको शर्म आनी चाहिए कि एक को पहले मेरा ख्याल है कि अगर 9 को मैच 10 को मैच बारिश हुई तो ये भी डिस्कस हुआ था 11 को कर लेंगे। अब लेटली पता नहीं जे शाह ने क्या जिद की हुई है कि 11 को मैच होना है या नहीं, अगर बारिश हो गई 10 तारीख को। जी नहीं, स्टैंड बाय दिन नहीं रखा गया अब तक की इतलात के मुताबिक। तो पाकिस्तान भारत हाई वोल्टेज मैच का भी जो है वो कोई स्टैंड बाय दिन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं रखा है, तो उसी दिन जो फैसला होगा वो होगा।
सरफराज भाई, खैर बारिश पे तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, ज़रा आपसे हम टीम के बारे में जानना चाहेंगे। फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, स्पिन डिपार्टमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? शादाब हमारा फर्स्ट चॉइस स्पिनर है, वो तो खैर फर्स्ट चॉइस है, जो अपना रोल वो एज ए ऑलराउंडर प्ले कर रहे हैं। जेन्युइन स्पिनर मिस कर रहे हैं क्या हम? देखें, जेन्युइन स्पिनर आपके पास एक उसामा था, लेकिन वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ। ऑलराउंडर की हमें एक जरूरत थी और उसमें फिर एक फास्ट बॉलर को ऐड किया गया जो पहले मैच में भी होना चाहिए था, जबकि बारिश की कंडीशन थी और स्पिनर का बारिश में इतना लेन देन नहीं होता। और एक रेगुलर जो आप कहते हैं, जैसे इंडिया का जडेजा है, इस तरह का हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं जो आउट भी करे और रन भी रोके और ऑलराउंडर भी हो। तो नवाज? अब जी, नवाज मोहम्मद नवाज नहीं, मोहम्मद नवाज को जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाया हुआ है। ही इज ओनली लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और उसको भी ऐसे मार पड़ती है तो वो रन रोक नहीं सकता। इमाद वसीम होना तो चाहिए था, ऐसे- इमाद वसीम होने चाहिए थे। अमाद वसीम का होना जरूरी था, क्योंकि उसका गेंद स्किड भी करता है और फिर बैटिंग में उसने रिसेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आई डोंट नो कि उसको क्यों बाहर निकाला गया, उसका होना जरूरी था। और उसके बाद एक फास्ट बॉलर का भी मैं कहूंगा, जमान खान का भी होना जरूरी था। वो कुछ में बॉलिंग कराता है, यॉर्कर आखिरी ओवरों में मार नहीं खाता और ये उसने साबित किया हुआ है। तो बहरहाल ये टीम जो गई हुई है, इसमें मैं ये कहूंगा कि उधर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ना बॉलिंग सेट है ना बैटिंग सेट है। वेस्ट इंडीज में ये खेल के आए हैं, रोजाना इनका कैप्टन बदल जाता था और इनकी जो अपना बैटिंग और बॉलिंग बदल जाती थी। दे हैव ट्राइड टू मेनी प्लेस ऑन दैट टूर। उसमें इन्होंने देखे वेस्ट इंडीज जो क्वालिफाई नहीं कर सकी, उससे बुरी तरह हार के आए हैं। और उसके बाद फिर बॉलिंग इनकी देख लें, अभी बुमराह को इन्होंने 2 मैच हुए हैं, उसमें बॉलिंग ही टीम में बॉलिंग ही नहीं उसने की। हालांकि वो इतना ले ऑफ के बाद आ रहा है तो जरूरी था उसको दोनों मैच खिलाए जाते ताकि वो अपनी लाइन और लेंथ और अपनी फिटनेस के ऊपर देखता कि क्या पोजीशन है। तो ये चीजें तो मैं कहूँगा इंडिया को ले बैठेगी। और पाकिस्तान की इसके मुकाबले में जो बैटिंग जो बॉलिंग है वो अब इस तरह सेट है कि इंडिया के बैट्समैन तो खुद ही कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जैसी हमारी बॉलिंग नहीं है। 140 प्लस 145 प्लस और इस तरह के तेज बॉलर इंडिया के पास ना है, ना उनकी प्रैक्टिस है ऐसे तेज बॉलरों के खिलाफ बैटिंग करने की। अच्छा सरफराज भाई, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है उससे मुतमईन है आप, जो हमारी बैटिंग साइड है? देखें, बैटिंग ऑर्डर में मैं कहूंगा कि इफ्तिखार को नंबर 6 कर दें, सॉरी 5 और 6 के ऊपर ये आगा को करें। 7 पे आपका शादाब है, बाकी 8 पे फिर फास्ट बॉलर आपका ऑलराउंडर जो है अशरफ और उसके बाद फिर 3 नीचे हैं। तो ये मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर। बाकी ऊपर के तो 4 बिल्कुल सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी बैटिंग की बात की शेरी भाई ने, ये फ़खर जमान टॉप ऑर्डर पे अगर हम देखते हैं तो कई मैचेस में रन नहीं हुए, लेकिन फ़खर का कोई रिप्लेसमेंट इतने बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए हमारे पास है या फ़खर को कंटिन्यू करना चाहिए? है मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले मैच से पहले कि फ़खर जमान अंडर प्रेशर है। अगर वो खेलेगा भी तो खुल के नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके दिमाग में होगा पहले मैं स्कोर करूं, और स्कोर करने में जो अंडर प्रेशर आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होता है वो सिंगल टूज में ज्यादा जाता है, हिटें या शॉट नहीं मारता। जैसे ये मिड विकेट मिड ऑन की तरफ छक्के चौके शुरू से लगाना शुरू कर देता था, लेकिन लास्ट मैच में भी देखें 9 रन से पहला कैच उठा और उसके 22 के बाद आउट हुआ। और उसमें मैं ये कहूँगा अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करना चाहिए। वो यंग है, हार्ड हिटिंग है और उसने पास में परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, उसमें कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं होगा और वो शुरू में आके काफी तेज स्कोर भी कर सकता है। सरफराज भाई सऊद शकील को भी लेकर गए, आप क्या समझते हैं, उन्हें चांस देना चाहिए? नहीं, सऊद शकील नीचे 5-6 का बैट्समैन है, उसमें आपके पास ऑलरेडी बैट्समैन मौजूद हैं, उस जगह पे तो कोई फेल हुआ नहीं ना अभी तक।
तो इसलिए नंबर ओपन की मैं बात कर रहा हूँ। ओपन आपका ये फेल हुआ है, इसकी जगह आप एक ओपनर दूसरा ट्राई कर लें, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ जरूर ये चेंज करनी चाहिए। जी सरफराज भाई बहुत शुक्रिया आपका। कोई पाकिस्तान टीम को मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैं पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट, विश देम द गुड लक। और उसके बाद विकास शरीफ साहब ने जो आज ऐलान किया है कि इंतजाम जो टीम सेलेक्ट करेगा वो पूरा उनको सपोर्ट करेंगे, ये भी मामला खत्म हो गया। ये सोच रहे थे कि अब आर्थर भी है, टीम कौन सेलेक्ट करेगा, क्या बनेगा इंतजाम का, तो चेयरमैन साहब का जो मौके पे ऐलान करना है उसको मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन सरफराज भाई एक बात जरा जाते जाते आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अब तक जो टीम परफॉर्म करती आ रही है, ये टीम तो हारून रशीद साहब ने सेलेक्ट की थी, अगर आप चले जाएंगे नजम सेठी साहब के दौर से ये जो जीतना शुरू हुए हैं ये जीत रहे हैं, और उस दौर में मिकी आर्थर के पास ज्यादा अथॉरिटी थी, ब्रैडबर्न के पास अथॉरिटी थी, बाबर आजम के पास अथॉरिटी थी, ये डिसाइड कर रहे थे। इंजमाम खुद बहुत बड़ा नाम है, उनके आने के बाद आप समझते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता? नहीं, ये देखें, आपने हारून रशीद की बात की है तो उसमें देखें टीम को शफल किया गया और वी लॉस टू अफगानिस्तान, यूएई में 2-1 से हमारे। उस वक्त भी नजम सेठी इंचार्ज था और उसने ये ऐलान किया कि बाबर आजम को निकाल के शहनशाह अफरीदी को वो कप्तान बनाना चाहता था, लेकिन फिर हालात मुख्तलिफ हुए, शादाब को बनाया। लेकिन रीशफल करने से देखें टीम में कितना नुकसान होता है जो इंडिया को हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी टीम सेलेक्ट हुई है उसके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं थे कि कोई और सेलेक्ट किया जाए या चेंज किया जाए। तो परफॉर्मेंस तो प्लेयरों ने करनी है एंड दे आर डूइंग वेल एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई आपका। और हमारे साथ मौजूद थे साबिक क्रिकेटर और लेजेंडरी फास्ट बॉलर। आपने इनकी बातें भी सुनी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंच चुकी है। वेदर की क्या सिचुएशन है नसीम भाई? एक तो ट्रैवलिंग बहुत हो रही है हमारी, कभी पाकिस्तान कभी कोलंबो, अभी चले सब मैचेस जो हैं कोलंबो में होंगे। क्या इस वक्त वेदर की सिचुएशन है वहाँ पर? कुछ आपके पास ऐसी खबर आई है? देखिए इतनी ट्रैवलिंग हो रही है, जो अभी आपने बात कही शेरी भाई के जिस वक्त मुल्तान में टीमें मौजूद थी, पाकिस्तान का नेपाल से मैच था, उस दौरान में वर्ल्ड कप की जो पाकिस्तान ने किट पहननी है उसकी रुनुमाई थी। आमतौर पे कप्तान वहाँ पर होते हैं, लेकिन बाबर ने माजरत कर ली थी कि मैं इतनी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, मैं इस वक्त ना हूँ तो बेहतर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको कहा कि नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, तो वो नहीं जा सके थे इस ट्रैवलिंग की वजह से। पाकिस्तान टीम आज पहुँच गई, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम करेगी। लेकिन जो कोलंबो की बारिशें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी वहाँ बहुत शदीद बारिश थी। आज इंडिया की प्रैक्टिस थी, लेकिन उसको उन्होंने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में तब्दील किया और उन्होंने इंडोर प्रैक्टिस की थी। उनके 4-5 प्लेयर गए थे, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा भी थे, केएल राहुल भी गए थे, शुभमान गिल, सूर्या कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने ऑप्शनल ट्रेनिंग की थी इंडोर जाके। और अगर आने वाले मैचेस जो इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आप देखें ना, 9 सितंबर को श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश 80% बारिश, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो मुतासिर हुआ उसमें 60% बारिश थी। जो नेक्स्ट मैच है 9 सितंबर को श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश 80%, 10 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 90%। अच्छा, उसके बाद 12 सितंबर इंडिया वर्सेस श्रीलंका 80%। उसके बाद जो 15 सितंबर को मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 60%। सिर्फ एक फाइनल है कि जिसमें 24 से 47% अब तक की प्रेडिक्शन है, तो डायरेक्ट फाइनल ही करा लेते जेशा साहब, या फिर सारे इंडोर करा लें, वन टिप खेल लेते हैं हम लोग, वन टिप आउट खेल लें। अब ऐसा ही हो रहा है, तो यही होगा। देखे ना, अभी इस वक्त पता है क्या, जेशा अपने मुल्क में विलन बने हुए हैं, मैं आपको सच्चाई से बताऊं, क्योंकि लोग मैच देखना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, खेल की दीवानी इंडिया की आवाम भी उनसे खुश नहीं है बिल्कुल। अरे आप सोशल मीडिया पे देखें ज़रा, उनके खिलाफ ट्रेंड चल क्या रहे हैं, जितना उनके
इंडियन अवाम नहीं छोड़ते। और उन्होंने इतना जय शाह को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, और जय शाह साहब जो है ना, ये पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें नसीम भाई सिर्फ शायकीन की बात नहीं, चलें जी, और आवाम को तो हो रहा है, लेकिन स्पॉन्सर्स का नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान हो रहा है, इन सब का नुकसान करा रहे हैं सिर्फ अपनी, पता नहीं क्या उनको कोलंबो से मोहब्बत हो गई जी, मैचेस कोलंबो में होंगे। ये तो नहीं है, पाकिस्तान को खिलाना नहीं चाह रहे, पाकिस्तान इंडिया सामने आएगा और पाकिस्तान जीत गया तो फिर शायद उन्हें कुछ ज़्यादा ना सुनना पड़ जाए, ये रीज़न तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं ख्याल है इस पे सुनने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी टीम का मोरल बिफोर वर्ल्ड कप बहुत शटर्ड हो जाएगा, और शायद हो सकता है वो इस वजह से डर गए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है आवाम की तरफ से, जैसे मैंने कहा ना, अपने मुल्क में विलन बने में। और मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें ये तस्करा था कि अपने वालिद साहब को, जो अमित शाह हैं, उनको खुश करते करते या अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में, पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके खिलाफ हो गए हैं कि भाई आप कहाँ पे मैचेस करा रहे हैं जहाँ बारिश हो रही है, इतने अरसे के बाद कोई एक इवेंट देखने को मिल रहा है, और आपने वो बारिश की नज़र कर दिया। तो जितना इंडिया में इस वक्त उनको ट्रोल किया जा रहा है इतना कहीं पर बिल्कुल भी जी, नहीं है। ये बात तो बिल्कुल है कि 80% 90% है तो बारिश तो होनी है, हम बस वो 10% की उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अब उनके प्लेयर्स जाके इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा करें पाकिस्तान इंडिया का वन टिप मैच करा दें, जैसे हम बचपन में खेलते थे, एक टिप लग के पकड़ लो तो आउट, ये फिर दीवार पे डायरेक्ट लगा तो छक्का, और जमीन से गया तो चौका, ये कर लें फिर आप, और 2-2 3-3 खिलाड़ी खिला लेते हैं। आतिफ, हमने पिछले जो एपिसोड है उसमें बात की थी सिलेक्शन के हवाले से। पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम जिसने खेलनी होती थी उसको 3 साल एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस, 3 सीजन्स की परफॉर्मेंस चेक की जाती थी। अब ये नहीं है, अगर PSL में परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आ जाते हैं। आप इस जस्टर को कैसे लेते हैं कि ठीक है जी, या जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उन्हीं को आना चाहिए, आप किस तरह लेते हैं इस बात को? देखिए, डोमेस्टिक सर्किट होता क्यों है कि आपने अगर परफॉर्म करना है, एक लड़के का स्टेप्स होते हैं कि अंडर 17, अंडर 19, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर पाकिस्तान है, देन पाकिस्तान। अब तो यानी कि इतना इजी हो गया है पाकिस्तान खिलाना किसी को भी, वो बस लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबी है, सारी चीज़ें आपके सामने। कई ऐसे नाम हैं जो मैं लेना नहीं चाहूँगा बीच में, कि जो डायरेक्टली पाकिस्तान खेल गए। लेकिन वही बात है कि अगर मोइन भाई ने 2002 में ये बात बोली थी कि अगर हम किसी प्लेयर को खिलाना चाह रहे हैं तो उसको, अगर वो पहले साल टॉप 3 में है, वो लड़का बेस्ट बॉलर है या बेस्ट बैट्समैन है, तो अगले 2 साल भी उसको देखना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस वो क्या है, उसका जो है बॉडी का सिस्टम क्या है, उसकी फिटनेस क्या है। तो वो 3 साल कंसेक्टिव अगर टॉप 3 में है तो देन आप उसको खिलाएं। लेकिन अगर आप एक ही सीज़न में उसने अगर 200 कर दिए और एक डबल सेंचुरी कर दी तो डायरेक्ट आप पाकिस्तान खिला देते हैं, और जब पाकिस्तान खिलाते हैं तो उस टाइम वो लड़का प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता और ना उससे परफॉर्म हो पाता है, तो वो समझ लें कि वो उसको नुकसान है। तो जितनी भी ये क्रिकेट हो रही है, मेरे हिसाब से आप जो डोमेस्टिक सर्किट है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए कि आप लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, देन आप उसको लेकर आएँ। तो ये चीज़ है सारी। नसीम भाई, आप किस तरह लेते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि आतिफ ने कहा कि जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं उन्हीं को जो है पहले चेक करना चाहिए, ये नहीं कि अगर कोई एकदम परफॉर्मेंस दे उसको टीम खिला ले, आप सही समझते हैं इस बात को? देखिए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड शायद उस तरह का नहीं है, बिल्कुल एक सच्चाई, इसको आप मान लें। लेकिन ये एक हकीकत भी है कि भाई क्रिकेट जो खेल रहे हैं उन्हीं से इंतखाब किया जाता है। आपके मोस्टली लड़के कहाँ से आ रहे हैं? आपके मोस्टली लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से, कि जो सारी दुनिया में देखी जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर तो 4 रोज़ा मैच हो गया, आपने परफॉर्मेंस काउंट की, पिच कैसी थी, कौन सी कंडीशन में जाके खेले थे। बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स होते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, और उन्होंने सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक खेली, वो जगह भी नहीं बना सके, और डोमेस्टिक के बहुत बड़े परफॉर्मर थे, लेकिन वो नहीं आ सके। वजह क्या थी कि इंटरनेशनल स्पार्क उनमें दिखाई नहीं दिया। बहुत बड़े बड़े नाम जिनको शामिल किया गया, मंसूर अख्तर साहब और बहुत सारे नाम, साजिद अली, गुलाम अली, ये वो नाम थे कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन्स किए। अच्छा नसीम भाई, क्या वजह होती है कि जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो फिर उनमें इंटरनेशनल स्पार्क क्यों नहीं आता? ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, मैंने कहा आपसे अपनी नॉलेज में ज़रा इजाफा करूँ कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इंटरनेशनल स्पार्क क्यों नहीं आता उनमें? ये सवाल है। इंटरनेशनल स्पार्क के लिए मैं जो अब तक मेरा जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, देखिए टेक्निकल चीज़ों पे तो मैं बात कर नहीं सकता, वो तो आतिफ भाई बात करेंगे, लेकिन जो मेरा अपना मुशाहिदा रहा, जो थोड़ा बहुत, उसमें जो जल्दी यहाँ से और यहाँ से तगड़ा हो गया ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर गया। ओके, जिसने यहाँ से और यहाँ से तगड़ा होने में देर लगाया, वो सरवाइव नहीं कर सका, और वो फिर उसके बाद उसके लिए, आपसे देखें इतना बड़ा सर्कल है, ये 25 करोड़ की आबादी है, एक लड़का अगर लाइन से निकलता है तो फिर उसको पीछे से आने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, टेलीवाइज हो रहे मैचेस, सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं।
वहाँ पे आपका दिल भी पता चलता है, वहाँ पे आपका दिमाग भी पता चलता है कि आप इस लेवल की क्रिकेट में क्या कर रहे हैं। हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में एटलीस्ट इतनी एनर्जी डालनी होगी कि वहाँ का परफॉर्मर भी ये एहसास अपने अंदर पैदा कर ले कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा तो मेरी जगह बन रही है। कितने ऐसे परफॉर्मर हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन जगह नहीं बना पाते। और साइम अय्यूब सिर्फ एक डोमेस्टिक सीज़न तक उन्होंने कोई खेले नहीं, लेकिन वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, वो नज़रों में आ जाते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं उनका रोल क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज, इनका क्या रोल है। नसीम भाई, क्योंकि आप तो बड़ा क्लोज इन्हें देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये जो पीएसएल की फ्रेंचाइज आई हैं, इनसे प्लेयर्स को फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। देखिए, फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ। जितने पैसे अब इन फ्रेंचाइजेस की वजह से मिलते हैं प्लेयर्स को, वो माजी में नहीं मिला करते थे, करोड़ों में होते हैं अब पैसे। अगर कोई आपका टॉप जो इन प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर होता है वो तकरीबन कोई 3-3.5 करोड़ रुपया लेता है, अब तो शायद अगला सीज़न में 4 करोड़ उसके पैसे हो जाएंगे। तो अच्छा पैसा मिलता है। एक वो खिलाड़ी भी के जो इमर्जिंग कैटेगरी में आ जाता है वो भी कई लाख रुपए लेके जाता है, उसका एतमाद भी एकदम से बहुत चेंज हो जाता है। और आप नज़रों में बड़े आ रहे हो वो खिलाड़ी जिनको कोई जानता नहीं। चले, एक तो मशहूर होते हैं, जो नए लड़के आते हैं वो एकदम मशहूर हो जाते हैं। साहब, वहाँ ब्रांड बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा ब्रांड बहुत तगड़ा है। हमारे ब्रांड की सबसे बड़ी खूबी ये कि जितने कॉम्पिटिटिव मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग में होते हैं दुनिया की किसी लीग में नहीं होते। और ये फ्रेंचाइजर्स भी बहुत अच्छे लोग हैं कि जो अपने खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत करते हैं, उनको लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि कलंदर्स की आतिफ राना साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर साहब, इसी तरह जावेद आफरीदी साहब पेशावर ज़ल्मी के, वो अपनी मदद आप कोशिश कर रहे होते हैं। कभी मदरसा क्रिकेट करा रहे हैं, जहाँ से भी टैलेंट निकल सकता है, ये सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान को टैलेंट मिले। बहुत ही एफ़र्ट होते हैं तमाम लोगों के। अब एक चीज़ ये भी है कि मुल्तान सुल्तान्स को अगर मैं देखता हूँ कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास हमें नसीम शाह और हसनैन, इन्होंने बहुत मेहनत की, तैयार किया। आप लाहौर कलंदर्स के पास इस वक्त 3 बॉलर्स दिखाई देते हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी ज़मान खान का नाम भी लिया था, फिर हारिस रऊफ़ वहाँ से खेलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी वहाँ से खेलते हैं। ये 2 फ्रेंचाइज़ ऐसी हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाई हुई है। लेकिन अगर थोड़ा सा हट के देखें कि हमें पीछे से और क्या टैलेंट आ रहा है, तो मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। 2-3 बॉलर उनके, आफरीदी बहुत अच्छे बॉलर दिखाई दिए, वो लीडिंग विकेट टेकर थे। फिर एक फास्टेस्ट बॉलर भी आ गए वहाँ से मुल्तान से। वो तो भी पीएसएल की वजह से हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हमारे पास नया टैलेंट भी आता है। और जो टैलेंट हम कहते थे कि जी पाकिस्तान टीम में ज़्यादा सेलेक्टेड लोगों की जगह होती है, वो पीएसएल ने उसको कवर कर लिए। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हारता है तो ये एशिया कप से बाहर हो जाएगा। आतिफ, आप क्या देख रहे हैं कल के मैच के हवाले से? जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान है, बारिश के चांसेस भी ज़्यादा है। देखें भाई, वो बात है कि अब जे शाह साहब ने पूरा टूर्नामेंट को जो है डिस्टर्ब कर दिया है। ट्रैवलिंग, फिर बारिश, फिर अब आपके सामने नसीम भाई ने पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट की डिटेल बताई कि हर दिन जो है 60, 70, 80, 90% बारिश है। तो इस टूर्नामेंट का जो है मज़ा वो ख़राब हो गया। तो अब जो मैचेस होने हैं वो कम ओवर्स के ही होंगे मेरे ख्याल से, जो मुझे लग रहा है ग्राउंड स्टेशन के हिसाब से। बहरहाल तो लंका के पास अच्छा चांस है क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल खेलने के लिए भी आ सकती है लाइन में। अगर मैच अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि श्रीलंका है अभी टीम। आपका जो वोट है वो आपको ज़्यादातर श्रीलंका की जानिब है। और जे शाह साहब, हम जब पहले थे ये सुनते थे अगर किसी को याद करो इसको हिचकियाँ आती है। नसीम भाई, ऐसा हम सुनते थे, कोई याद कर रहा होगा हिचकियाँ आती है। जे शाह साहब को कितनी हिचकियाँ आ रही होंगी? हर वक्त हम उन्हें याद करते रहते हैं, रोज़ाना हिचकियाँ आती रहती होंगी, पानी पीते रहते होंगे। नसीम भाई, कल के मैच में आप क्या देख रहे हैं? इन्होंने तो कहा है कि श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बड़ा मोमेंटम मिल गया था बांग्लादेश को जब लाहौर में ही उन्होंने अफगानिस्तान को 89 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद जिस आसानी से वो हार गए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो जो एक मोमेंटम उनको मिला था उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब श्रीलंका तकरीबन जीती हुई बाजी दोबारा वापस कमबैक हो गई, फिर हार गया, फिर हारी भी बाजी हो गई थी, वही जीती हुई बाजी, उनको 2 रन रह गए थे और फिर उसके बाद जीत गया। तो वो तो अल्लाह अल्लाह करके आ गए राउंड 4 के अंदर। बांग्लादेश की टीम जो है वो मेरे ख्याल में श्रीलंका चूँकि लक फेवर किया उन्हें और वो जीतने में कामयाब हुए। उनके जोनाथन ट्रॉट भी कह रहे हैं अफगानिस्तान
के कोच के मुझे पता नहीं था, इक्वेशन का नहीं पता था, जो हमने तस्करा भी की थी कि 37.1 ओवर वो समझ रहे थे मैच ख़त्म हो जाएगा, उन्हें नहीं पता था छक्का मारेंगे तो अगली 3 गेंदों पे तो जीत जाएंगे। तो उन्होंने आज माफ़ी भी मांगी इस चीज़ की कि मैं इससे लाइन था। लेकिन ये मुंतज़मीन का भी काम है कि आप जाके उनकी मैनेजमेंट को बताएं जब आप मैच शुरू करें। तो श्रीलंका मेरे ख्याल में श्रीलंका, अच्छा, जहां जय शाह साहब की इतनी बातें होती हैं, हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन इतनी चीज़ें होती हैं कि डिस्कस करनी पड़ती हैं। जय शाह साहब ने कहा, आपने पहले भी डिस्कस किया था कि जी पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात बहुत ख़राब है और सिक्योरिटी बहुत ख़राब है, लेकिन जब BCCI के प्रेसिडेंट आए उनके, तो उन्होंने कहा कि हमें बादशाहों की तरह रखा, बकरे शकरे खिलाए होंगे हमने। तो एक जगह हमारी इकोनॉमिकल हालत ख़राब है, दूसरी जगह उनके BCCI के प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी हमने बादशाहों की तरह रखा। तजाद क्यों है ये? देखिए, हमारी यही सबसे बड़ी गलती है। हमें थोड़ा सा ना, हमने उनको बुलाया था, हमने उनको ट्रीट जो है वो शायद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से भी बेहतर किया होगा, श्रीलंका से भी बेहतर किया होगा। हम ज़्यादा मेहमान नवाज है। लेकिन आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वफाकी वज़ीर ख़ारजा थे, थोड़े अरसे पहले गए थे इंडिया के टूर पे, किस तरीके से जो है वो वहाँ का बिहेव सामने आया था। तो हमें भी थोड़ा सा इतने झुकाव वाले, इतने मिलनसार और इतनी मोहब्बत वाले ना बने, कुछ अपनी भी वो कहते हैं ना कि अपने तशख़्ख़ुस को भी जो है ना वो थोड़ा सा समझना चाहिए। हमने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी दिखाई, लेकिन आप मेहमान नवाजी दिखा रहे थे और जय शाह साहब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और सिक्योरिटी मामलात को डिस्कस कर रहे थे, तो फिर ये कैसी मेहमान नवाजी? बिल्कुल जी, मेहमान नवाजी तो हमारे अंदर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा सा आपको सख्त भी बनना पड़ता है। बहरहाल जी, जय शाह साहब को तो हिचकियाँ आती रहेंगी, हम उनको याद करते रहेंगे क्योंकि उनके कारनामे इतने अच्छे हैं। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है। हमारे दोनों तजिया निगार का ये कहना है कि श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कल पता चलेगा कि बांग्लादेश जीतती है या श्रीलंका। अगर बांग्लादेश हारता है तो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।